So hello everyone, this is the first video of chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। और ये चैप्टर एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है एंड इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रो। दिस इज पार्ट 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक ग्राफ। एसिमेट्रिक का मतलब होता है, जैसे कि ये ग्राफ है, इसको मैं भी समझाऊंगी, ठीक है। तो इसका जो लेफ़्ट और राइट पोर्शन है वो एक दूसरे से अलग हो। ये रहा एनर्जी, ये रहा डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है दिस इज एसिमेट्रिक, विच मीन्स लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट। ये बात हम सब जानते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसको अगर मैं सिंपली समझाना चाहूँ एक नॉर्मल भाषा में, तो हमें अभी तक याद है 9th में हम एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर एनर्जी अपॉन में डी हो जाएगा सो इट विल कम्स आउट टू बी फोर्स। तो बस F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। अब किसी भी चीज़ को अगर मैं डी आर यानी आर या फिर लेंथ से डिवाइड कर दूं तो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यह पढ़ा कि जो ग्राफ है U और R के बीच का, इट इज़ एन एसिमेट्रिक ग्राफ, क्योंकि जो लेफ़्ट और राइट पोर्शन है वो अलग है। Then F is equals to minus du by dr, which is potential energy gradient at R naught। अब ये R naught क्या है? जैसे कि ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये इनका वो डिस्टेंस है जब इनके बीच जो नेट इंटर एटॉमिक फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, तो इस डिस्टेंस को हम R naught बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने बाहर से फोर्स लगाया, इनके बीच का डिस्टेंस अब कम हो गया, तब इनके ऊपर फोर्स लगेगा। किसी ने अगर इन्हें बाहर से दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तब इनके बीच में फोर्स लगेगा। तो आर नॉट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो इंटर एटॉमिक नेट फोर्स है, नेट, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी इस मॉलिक्यूल पे कोई भी नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज आर नॉट। तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे, एट आर नॉट विच इज़ ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, फोर्स इज ज़ीरो, तो डी यू बाई डी आर इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ईजी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इस ग्राफ को मैं समझाती हूँ, तो मैं वापस बनाती हूँ ग्राफ को ऐसे। तो यहाँ पे U होगा, यहाँ पे R होगा, एंड इसको हम ऐसे मैंने कैसे बना रखा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये मैंने लेफ़्ट और राइट पोर्शन अलग है, एसिमेट्रिक ग्राफ है, ये दिखाना चाहा है। तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अगर अब मैं इसका स्लोप देखूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, और उसके लिए जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। और राइट पोर्शन में अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इसके लिए जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए क्लॉकवाइज है, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया? ये मैंने U और R का ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने समझाया कि लेफ़्ट और राइट पोर्शन जो है एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है तो देखो कैसे एसिमेट्रिक है, हमने इसका लेफ़्ट और राइट पोर्शन को विद द हेल्प ऑफ लाइन सेपरेट किया। तो जो लेफ़्ट पोर्शन है उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्लॉकवाइज है, और जो राइट पोर्शन है उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यही ग्राफ में है, ठीक है। अब इस पॉइंट को, लेफ़्ट वाले पॉइंट को, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड लेट दिस पॉइंट बी बी। और जहाँ पे, मैं वापस समझाती हूँ, जहाँ पे जैसे ग्राफ है जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो है, यानी अगर स्लोप ज़ीरो है इसका मतलब फोर्स ज़ीरो है। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ आर नॉट,
जो भी हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात करी थी। इसको मैंने ए पॉइंट माना है और इस वाले साइड को मैंने बी पॉइंट माना है। तो जब जो ए पॉइंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट, स्मॉलेस्ट एंगल क्लॉकवाइज था। अगर स्मॉलेस्ट एंगल अगर क्लॉकवाइज होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ये चीज़ आप याद करोगे कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल क्लॉकवाइज होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। यानी डी यू बाई डी आर इज नेगेटिव, फोर्स इज पॉजिटिव बिकॉज फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर, इट इज़ माइनस डी यू बाई डी आर। अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। तो आपको जो दो चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि अगर स्मॉलेस्ट एंगल क्लॉकवाइज है तो जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, और फोर्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो रिपल्सिव होता है। अच्छा, अगर स्मॉलेस्ट एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और फोर्स अगर नेगेटिव होता है तो वो अट्रैक्टिव होता है। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, स्मॉलेस्ट एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज विच मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव, डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव, फोर्स इज नेगेटिव, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ एक मेरा टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूँ तो आपको यही याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और आर का जो ग्राफ होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, लेफ़्ट और राइट पोर्शन अलग होता है, और साथ ही साथ दोनों का स्लोप डिफरेंट होता है। दोनों जगह फोर्स का जो टाइप है वो तो मतलब अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव होता है। अगर स्मॉलेस्ट एंगल क्लॉकवाइज है तो जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर स्मॉलेस्ट एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स नेगेटिव होता है तो वो अट्रैक्टिव होता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो वो रिपल्सिव होता है। ये याद रखना है, एंड दिस इज द समरी। अब मैं आगे आ जाती हूँ। What is elasticity? Elasticity, when external forces are removed, body return to its initial coordinate. This is called as elasticity. तो बेसिकली मैंने किसी बॉडी को खींचा या उसे कंप्रेस किया, और वो जितनी जल्दी अपनी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पे आ जाएगी वो उतनी ज़्यादा इलास्टिक होगी। या फिर मैंने उसको खींचा और जिस बॉडी पे सबसे कम अफेक्ट पड़ेगा वो उतनी ही ज़्यादा इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल, इलास्टिसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इज़ इन्फिनाइट। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उस पर तुम कितना मर्जी फोर्स लगा लो, वो खींचने से रही तो उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, एंड इट विल बी इनफाइनाइट। एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज़ मोर देन रबड़। देखो, ये मेरे पास एक रबड़ है, इसको मैंने खींचा तो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ये स्टील है, इसको मैंने खींचा तो इसका शेप इतना ही रहा। जैसे घर में स्टील की प्लेट होती है, ऐसे अगर आप इसे खींचोगे तब भी इतनी ही रहेगी। यानी ये खुद को एक्सटर्नल फोर्स से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये बहुत जल्दी अपना इनिशियल कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं करेगी। तो जो रबड़ है वो लेस इलास्टिक है, और जो स्टील है वो मोर इलास्टिक है, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये गलत हो जाता है। सब सोचते हैं रबड़ इज़ मोर इलास्टिक देन स्टील, ओके। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमें एक वायर कंसीडर करनी है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है, कैपिटल L है, एंड एरिया जो है उसका वो A है। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स F, इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय लेंथ स्मॉल n, ठीक है। तो ये तो आपको एक सिनारियो दे दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया F बाय A, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन इज m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। प्रेशर वाली ही डायमेंशन है ये, क्योंकि प्रेशर भी तो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। नेक्स्ट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कितना लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, क्योंकि दोनों की अगर यूनिट मीटर ही होगी तो मीटर कट जाएगा, नो यूनिट, एंड एवरीथिंग विच इज़ यूनिट लेस डजेंट हैव डायमेंशन। ये मैं पॉइंट लिखवाती हूँ। यूनिटलेस
क्वांटिटी can't have dimension, dimensionless quantity can have unit। ठीक है, अगर किसी चीज़ की डायमेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, उसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो। ये हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक पॉइंट रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन में कैपिटल एल। हुक्स लॉ, इट इज़ एप्लीकेबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेसिकली फिजिकल कंडीशंस तो कांस्टेंट होनी ही चाहिए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी तो ई आ गया। ये यंग मॉड्यूलस भी हो सकता है, बल्क मॉड्यूलस भी हो सकता है, शेयर मॉड्यूलस भी हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि ई कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट है और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब एक कन्फ्यूजन जो होती है, लोग याद रख लेते हैं स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ठीक है, अब इससे तो सब कहानी उल्टी हो जाएगी ना। अगर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के तो ई यहाँ आएगा और इनटू स्ट्रेस होगा। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आप कर सकते हो। हमेशा याद रखो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये चीज़ याद रखना अच्छे से, इनको उल्टा मत करना। ये सही है और ये जो है ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हर एक जगह एप्लीकेबल है, पर जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो रही हो, यानी इस वे में लेंथ इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है इट इज़ यंग मॉड्यूलस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एफ बाय ए वाई इंटू एल बाय एल। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन में ए इंटू स्मॉल एल। अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो इसका डायमेंशन इज सेम एज स्ट्रेस, क्योंकि ये अगर मैं ये वाली आपको दिखाऊं इक्वेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वाई का जो डायमेंशन है वो सेम होगा और इन दोनों का डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होगा। राइट। अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो यंग मॉड्यूलस है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग मॉड्यूलस घटेगा। देन इलास्टिसिटी ऑफ इनवर मतलब आयरन प्लस निकर का एक एलॉय ले लो, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी उनमें ऐसा नहीं होगा कि जो यंग मॉड्यूलस होगा इनवर का उसकी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, मतलब वो अफेक्ट ही नहीं होगा, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, वाई ओनली एग्जिस्ट फॉर सॉलिड मटेरियल एंड नॉट इन लिक्विड और गैसेस। देन इलास्टिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स फॉर स्मॉल एक्सटेंशन। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है अगर ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे वर्क डन निकालना है, तो चाहे मैं इस पाथ से आऊँ, 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 जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। तो जो इलास्टिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है बट ओनली फॉर स्मॉल एक्सटेंशन। सो इसी के साथ इस वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।